केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में परंपराओं का ध्यान रखा और ज़्यादा नई घोषणाएं नहीं की। लेकिन यहाँ राजस्थान में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने अंतरिम बजट में इस परंपरा को थोड़ा सा कायम रखा, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने सरकार के विजन को जरूर कुछ नई घोषणाओं के साथ पेश किया विधानसभा में। और आज वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपना पहला बजट पेश किया भजनलाल सरकार का। इसमें परंपराओं से थोड़ा सा इतर नई घोषणाओं की, नई योजनाओं का एक लेखा जोखा जरूर पेश किया गया। ये जो अंतरिम बजट था राजस्थान में सरकार का, वो किस तरह से राजस्थान के विकास की दिशा को आगे लेकर जाएगा, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ बहुत सारे मेहमान हैं जो राजस्थान की तमाम ट्रेड और इंडस्ट्री है उसको नेतृत्व देने वाले ये चेहरे हैं। साथ ही हमारे साथ बीजेपी से अपूर्वा जी हैं और अनुश्री हैं कांग्रेस से। इसके अलावा कुछ मेहमान और थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तो तमाम ये लोग हैं जो राजस्थान की पूरी जो ट्रेड और इंडस्ट्री है, जो आर्थिक विकास है, अर्थव्यवस्था है, उसको नेतृत्व प्रदान करते हैं। ये तो इनके साथ हम ये 1 घंटे का एक चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे कि वर्तमान परिस्थितियों में राजस्थान के विकास के लिए ये बजट क्या मायने रखता है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अपूर्वा, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि जब सरकार बदलती है इसका मतलब है आपके सरकार आप सत्ता में लेकर आई है जनता, तो आपसे उम्मीदें भी ज़्यादा हैं। तो इन उम्मीदों के बाहर को आपको लगता है इस जो अंतरिम बजट में, हालांकि बहुत सारी पाबंदियां परंपराओं की है, संवैधानिक पाबंदी नहीं है, चाहे तो आप पूरा बजट पेश कर सकते हैं, लेकिन इस बजट में क्या उन उम्मीदों पर आगे बढ़ने का कोई एक रास्ता नज़र आया है? देखिए, जब से हमारी सरकार बनी है उससे लेकर अभी तक अगर आप हार्डली देखेंगे तो 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। बजट बनने के लिए जो नॉर्मल प्रोसेस है उसके अंदर एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स लगते हैं। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है, उनसे विचार विमर्श किया जाता है, उनके सजेशंस लिए जाते हैं, उन पे नेगोशिएशन किया जाता है और उसके बाद में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमी, उस पर प्लानिंग की जाती है। तो 2 महीने इन सब के लिए काफ़ी कम है। अगर 2 महीने में अगर उस बजट को ले आते अगर हम प्रॉपर को, तो मुझे लगता है इनजस्टिस होती जनता के साथ में। मगर आज जो वोट ऑन अकाउंट आया है, जिसको लेखानुदान भी कहते हैं, मुझे लगता है ये अभूतपूर्व लेखानुदान है। हमेशा लेखानुदान के अंदर आगे 3-4 महीने की जो खर्चा होता है सरकार का, उसको चलाने के लिए अनुदान ही ग्रांट्स किए जाते हैं। मगर इसमें बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं। अगर आप देखें, सर्वस्पर्शी, समावेशी, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय जो है वो घोषणाएं इसमें हुई हैं। इसमें जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 4 जातियाँ बताई हैं, चाहे गरीब हो, युवा हो, महिला हो या किसान हो, उन चारों ही वर्गों को जो है वो उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए जो है बात कही गई है। और मुझे लगता है ये तो एक ट्रेलर है, 4 महीने बाद में जो बजट आएगा वो तो इससे भी ज़्यादा बढ़कर आएगा। हमारे साथ में अनुश्री है। अनुश्री, बड़ा सवाल है और आज वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सवाल भी उठाया था कि हमारे पास 5,79,000 करोड़ का ये कर्ज है, कर्ज छोड़ के गई विरासत में सरकार, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने बहुत सारी नई घोषणाएं की हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ तक इनकी नई घोषणाओं की बात है तो मैं बता दूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, राजस्थान की जनता देख पा रही है कि कितना धीमी गति से कार्य राजस्थान में हो रहा है। रही बात बजट की, तो बजट में ऐसी कोई नई चीज़ कोई निकलती आई है ये मैं नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि जो हमारी कांग्रेस सरकार थी जिसका बजट सत्र था 2023 से 24 का, उसमें ये सारी योजनाओं का हमने नाम लिया था। और रही बात, इनकी परंपरा रही है शुरू से नामकरण चेंज करने की, तो ज़्यादा मैंने देखा जैसे इन्होंने हमारी चिरंजीवी योजना है उसका भी नाम चेंज कर दिया है, तो ज़्यादा कुछ चीज़ें निकल के नहीं आई है। सर, उन्होंने चिरंजीवी योजना में कुछ ना कुछ आगे बढ़ाया है। अब डे केयर को भी उसमें शामिल कर लिया गया है मुख्यमंत्री जी आयुष्मान योजना में। लेकिन देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं बढ़ाया है तो ये तो आगे की बात है, जैसे कि ये इंटरिम बजट है। और दूसरी बात ये कि अगर ये इंटरिम बजट नहीं है, ये अगर सोलर आने से पहले इंटरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट्स का डिफरेंशिएट क्या होता है उसको आप सीख कर आए। जी देखिए, अगर ये सोलर प्लांट्स की भी अगर बात करते हैं तो अगर इन्होंने किसानों को लेके ऐसी कोई बात नहीं करी है। हमने तो 2000 यूनिट प्रति माह किसानों को भी दी है, तो इसको लेकर भी, किसानों को लेकर भी कोई बात इन्होंने की नहीं है। तो ये
टेक्निकल बात भी इस बीच में आई कि ये लेखानुदान नहीं है, ये लेखानुदान है, अंतरिम बजट नहीं है। अंतरिम बजट केंद्र में आया था। तो यहाँ इस पर और स्पष्ट बात करने के लिए हमारे पास जो विशेषज्ञ हैं, हम सीधा इनके का रुख करते हैं। शैलेंद्र जी, इसको भी आप स्पष्ट कीजिए कि ये भी, जैसे कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं में इस बात को लेकर बहस हुई कि अंतरिम बजट और लेखानुदान, क्या अंतर है इसमें? सर, लेखानुदान इलेक्शन या किसी आपात स्थिति में अगले कुछ वर्षों के खर्चों को अप्रूव कराने का एक प्रोसेस है, जिसमें खर्चों के लिए अप्रूवल ली जाती है और वो सिर्फ 4 महीनों के लिए, जो भी वित्तीय वर्ष है उससे 4 महीनों के लिए ही उसको एप्लीकेबल रखा जाता है। 4 महीनों के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा और उसके बाद इनको पूर्ण बजट लाना होगा। तो ये सिर्फ सरकारी खर्चों के अप्रूवल के लिए, जिसे हम कह सकते हैं कि खर्चों का एक खाका है जिनके बेसिस पे सरकारी खर्च किए जाएंगे। तो अंतरिम बजट में भी सरकार, जब वो चुनाव के बाद में नई सरकार आती है, उसको भी बजट लाना होता है। तो ये प्रोसीजर तो यही है, आप अंतरिम बजट में भी आप वापस से बजट लेने के आना पड़ता है उसी वित्तीय वर्ष में, ठीक है। और लेखानुदान में भी आप दूसरा बजट लेके आते हैं उसी वित्तीय वर्ष में। ये एक है और ये पेचीदगी है। लेकिन ये जितना मैंने भी अध्ययन किया है कि इसमें यदि इस बार ये पूर्ण बजट भी लाते, लेकिन ये संवैधानिक कोई पाबंदी इसके ऊपर नहीं है। सरकार अपनी सहूलियत से, क्योंकि उनको बजट अलोकेशन करना होता है, कुछ और होमवर्क करना होता है, उसमें समय कम मिला होता है, इसलिए शायद ये परंपरा है और ये परंपरा चली आ रही है। हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेड और इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। सुरेश जी और जुड़ गए हैं हमारे साथ, 40 के अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही अलग यहाँ अब देखा जाए तो हमारा ये जो पूरा पैनल है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। हम बातचीत ये जारी रखेंगे और इस बीच में सबसे पहले हम बाबूलाल जी का रुख करते हैं। बाबूलाल जी, बड़ी मांग आपकी पूरी हुई है। मैं बहुत साल से ये आपसे सुनता आ रहा हूँ कि जो चीनी पर मंडी टैक्स कम किया जाए, गुड़ पर मंडी टैक्स कम किया जाए। बाहर का जो व्यापार होता है उसके कारण मंडियों में नुकसान होता है, बाहर व्यापार बढ़ता जा रहा है मंडियों के बाहर। तो एक बड़ी मांग आपकी पूरी हुई है इस बजट में। निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि इस संबंध में उन्होंने अपनी एक सोच बढ़ाई और हमारी बहुत सालों से जो मांग थी कि गुड़ पर और चीनी पर मंडी टैक्स आप समाप्त कर दीजिए, और इस समाप्त करने से एक बहुत बड़ी व्यवस्था रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि किसी भी प्रांत में गुड़ और चीनी पर टैक्स नहीं है और केवल राजस्थान में टैक्स था तो हटा दिया है, परंतु अभी भी इस पर के कृषक कल्याण कोष की मार रखी है, उसकी भी हम बराबर मांग करते आ रहे हैं। साथ में मांग की है कि मध्य प्रदेश में आपने 1% मंडी टैक्स कर दिया है, तो हमें भी अब 1% मंडी टैक्स करिए, तो हो सकता है इस पर फिर विचार किया जाएगा। परंतु मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत उनको धन्यवाद देता हूँ, बहुत बधाई के पात्र हैं हमारी सरकार जो चीनी पर और गुड़ पर इन्होंने मंडी टैक्स हटाया है। अभी 1 रुपये 60 पैसे प्रति क्विंटल है। जी हाँ, अभी 1 रुपया 60 पैसा प्रति क्विंटल था। इसका एक बोरी पर बहुत बड़ा भार पड़ता था, करीब 40 रुपये के करीब पड़ जाते थे, तो बिजनेस नहीं हो पाता था। और उसका परिणाम ये होता था कि जितने भी असामाजिक तत्व हैं वो मंडी के बाहर हावी हो गए थे। वो न केवल मंडी टैक्स देते थे बल्कि जीएसटी की भी चोरी करते थे। और इससे ये होता था कि मंडी टैक्स जो मैं कहूँ कि 10-15 साल पहले हमें 80 करोड़ 100 करोड़ रुपए करीब चीनी और गुड़ से मिलता था, वो ख़त्म हो गया था। कुछ भी 5 करोड़ 4 करोड़ मिलना चालू हो गया था। तो वो असामाजिक तत्वों के हाथ में ये व्यापार चला गया। अब हमारी प्रसन्नता इस बात की है कि ये 40,000 कट्टे जो रोज़ के चीनी के बिकते हैं वो मंडी में बिकेंगे, अच्छे व्यापारियों के हाथों में बिकेंगे, और असामाजिक तत्व जो हावी हो गए थे वो अब इसमें बेकार हो जाएंगे एक तरह से। तो ये कहा जा सकता है कि ये बहुत ही बड़ी हमारी जो मांग है उसको अब जो भी कहें, इसको अंतरिम बजट कहें या इसको लेखा अनुदान कहें, परंतु चूंकि हमारी आप बता सकते हैं कि जो मंडी टैक्स है जो बीजेपी शासित राज्यों में, किसी राज्य में देश में इससे कम, राजस्थान से कम है? हाँ, अभी मध्य प्रदेश में कम है। मध्य प्रदेश में अभी उन्होंने कम किया है और
इसी 6 महीने में उन्होंने कम किया है, वहाँ 1% है। और हमारे यहाँ एक्चुअल में क्या है कि हमारे यहाँ अलग अलग है। अभी खाद्यान्न जितना भी उन पे 1.60 है, चीनी पे 1.60 था और दालों पे 1.60 है, परंतु तिलहन पर 1% है और जो अपने श्री अन्न है उस पर 0.50 है, 8 आने हैं और इसी तरह से अलग अलग है। परंतु हम ये चाह रहे थे कि कुल मिलाकर के अधिकतम सीमा जो है 1% रखी जाए। तो अब ये हमारा पूरा पैनल कंप्लीट हुआ है, इसलिए मध्य में मैं एक बार आपको इन सब से रूबरू करा देता हूँ कि अनुराग अग्रवाल हैं जो 40 यूथ विंग के प्रतिनिधि हैं, सुरेश अग्रवाल जी जिनको पहचान की ज़रूरत नहीं है, राजस्थान की पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, 40 के अध्यक्ष हैं, 40 विमेन विंग जो राजस्थान का सबसे बड़ा महिला जो उद्यमी है उनका सबसे बड़ा संगठन है, उनके प्रेसिडेंट है डॉक्टर सुनीता शर्मा और हमारे साथ धीरज विजयवर्गीय हैं जो प्रियम इन्फो सिस्टम के एमडी हैं और राजस्थान में आईटी को लेकर काफ़ी काम करते हैं। एनके जैन साहब जो बहुत पुराने इंडस्ट्री लीडर हैं, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के प्रेसिडेंट हैं, फिक्की में एमएसएमई जो ब्रांच है उसके चेयरमैन हैं, बाबूलाल गुप्ता जी पितामह हैं यहाँ राजस्थान की उद्योग और व्यापार के, राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, साथ ही भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे साथ सीए शैलेंद्र अग्रवाल हैं जो जयपुर कर सलाहकार संघ के अध्यक्ष हैं, सुनील अग्रवाल हैं जिनको बधाई भी देता हूं मैं इस मंच से कि इन्होंने हाल ही में 40 यूथ विंग के प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाला है। हमारे साथ में कांग्रेस की अनुश्री हैं, प्रवक्ता हैं और साथ ही बीजेपी की प्रवक्ता पूर्वा जी हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव सक्रिय जो आपको शायद देखने से ना लगे लेकिन झोंटवाड़ा जो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं आनंद गुप्ता जी जो बहुत एक्टिव रहते हैं और लगातार अपने जो एसोसिएशन है उसको भी सक्रिय रखते हैं। तो ये तमाम प्रतिनिधि राजस्थान की पूरे उद्योग और व्यापार को लीड करने वाले को नेतृत्व देने वाला ये पैनल हमारे साथ है। इससे बेहतर पैनल आपको यहाँ राजस्थान में अभी किसी भी चैनल में नहीं मिलेगा। इनके साथ ये चर्चा हम जारी रखेंगे और अब फिर से हम आएंगे अपूर्वा जी के पास क्योंकि अपूर्वा जी के पास कुछ इनपुट्स हो सकते हैं फाइनेंस के क्योंकि बड़ी समस्या ये है कि इस बजट में केवल खर्चे के बारे में बताया गया है, आय कहाँ से होगी या केवल डबल इंजन मतलब आगे वाले इंजन के ऊपर ही निर्भर रहेगी क्या पूरी गाड़ी? देखिए, हमें विरासत में जो राजस्थान मिला, जो पिछले 5 सालों में कांग्रेस की सरकार रही, वो एक ऐसा राजस्थान मिला जिसने पॉपुलिस्टिक बजट ही पेश किया और जिसकी वजह से वित्तीय जो कोष है हमारा वो पूरी तरीके से खाली है। मगर देखिए, अगर हम बजट अगर सदन पे रखते और अगर हम ये कहते कि साहब अभी पैसा नहीं है तो आप लोग हमें फिर क्रिटिसाइज़ करते, तो मुझे लगता है ये तो भारतीय जनता पार्टी को शाबाशी मिलनी चाहिए, दिया जी को शाबाशी देनी चाहिए आप लोगों को कि उन्होंने इतना घाटे में होते हुए भी राजस्थान में इतना अच्छा बजट लेकर के आई हैं। लेखानुदान के अंदर भी उन्होंने इतनी घोषणाएं की हैं और मैंने पहले कहा कि हर एक वर्ग का, हर एक जन का, हर एक नीडी व्यक्ति का जो है वो इसमें ध्यान रखा है। ये बात तय है कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अगर देखें तो ये भी बनानी हमारी जिम्मेदारी है। मगर आप देखिए, अगर आप आज से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले की एक गेस्चर देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे फ्रांस के राष्ट्रपति जी को लेकर आते हैं, तो देखिए एक भी रुपया ऊपर से नहीं लगे और राजस्थान की इकोनॉमी बूस्ट कर जाए, वो टूरिज्म के अलावा कोई और अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती जिसको हम टैप कर सकते हैं। इसके बाद में अगर अपॉर्चुनिटी है तो वो इंडस्ट्री की अपॉर्चुनिटी है। राजस्थान में लैंड की कमी नहीं है, राजस्थान सोलर हब बन सकता है, राजस्थान रोड्स की नेटवर्किंग पर आज बात हुई है, रोड की नेटवर्किंग यहाँ पे प्रोमिनेंट रूप से शुरू हो गई है। रेलवे की नेटवर्किंग जो है देखिए वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से जो है ये शुरू हो गया है। तो ये एक बहुत ही, मैं कहती हूँ, विकसित भारत और विकसित राजस्थान का जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है उसको हम बहुत ही दृढ़ संकल्पित और जिसको कहते हैं ना बहुत ही स्टेज्ड एंड फेज्ड मैनर के अंदर पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है और वही प्रतिबद्धता आज के बजट के अंदर देखने को। इस पर आगे चर्चा के लिए अब सीधे सुरेश जी के पास जाएंगे। सुरेश जी, आप इतने सारे बजट आपने देखे हैं राज्य सरकारों के और इतनी एमनेस्टी स्कीम्स की बौछार, तो आपको लगता है कि जो खजाना है सरकार का
इसमें भी इससे बढ़ोतरी होगी और व्यापारियों को भी राहत मिलेगी अगर पेंडिंग मामले सुलझते हैं तो। डेफिनेटली शर्मा जी, जो एमनेस्टी स्कीम है ये बहुत टाइम से 40 की डिमांड थी और व्यापारिक संगठनों की बहुत सारों की डिमांड थी, और सरकार ने एक अच्छा कदम, मैं ये कहता हूँ कि दिया कुमारी जी का ये पहला बजट था और पहले बजट में ही उन्होंने इस तरह की घोषणाएं की, तो हम उनका स्वागत भी करते हैं और आभार भी व्यक्त करते हैं। और इसकी वजह से जैसे आपने बोला कि डेफिनेटली व्यापारियों की तो समस्याओं का समाधान होगा, साथ में कोर्टों में भी केस खत्म होंगे और सरकार के पास भी खजाने के रूप में एक अच्छी रकम सरकार के पास आ जाएगी। तो जैसे भी आप पूछ रहे थे कि सरकार के पास पैसा कैसे आएगा, तो बहुत सारे साधन है जिसमें पैसा सरकार के पास आएगा। तो पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट की तो जो पॉलिसियों से पैसा आना है वो आना ही है, इधर से भी बहुत बड़ा पैसा आएगा और सरकार ने इसमें बतलाया भी है कि कितना पैसा आएगा और कितना पैसा डेफिसिट में रहेगा। तो ये एक रास्ता हो सकता है एमनेस्टी स्कीम के माध्यम से कि दोनों पक्षों को इससे राहत मिलती है, सरकार को रेवेन्यू मिलता है। बहुत बड़ा मुद्दा एनके जैन साहब ने बजट से एक दिन पहले उठाया है। फायर सेस का ऐसा मुद्दा है कि जिसकी वजह से राजस्थान की तमाम इंडस्ट्रीज को लाखों करोड़ों रुपए के नोटिस दिए जा रहे हैं। पिछली कांग्रेस सरकार ने इस मामले को सुलझाने के लिए कमेटी बनाई थी, लेकिन उस कमेटी ने कोई निर्णय नहीं लिया और आखिर वो मुद्दा अभी भी कायम है और अब वापस से नोटिस दिए जा रहे हैं उद्योगों को। इस मामले को तरीके से समझा सकते हैं। देखिए, फायर सेस, लैंड सेस, अर्बन सेस, वाटर सेस और बहुत तरह के सेस, ये जितने सेस होते हैं ये सब अवरोध पैदा करते हैं इंडस्ट्री में। तो हमारा ये कहना है, हमने पहले भी डिमांड रखी, जब फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ हमारी मीटिंग हुई तब भी हमने कहा ये सारे सेस हटा देने चाहिए। उसमें से लैंड सेस खत्म हो गया और मंडी सेस खत्म हो गया, दो खत्म हो गए। फायर सेस के लिए चूंकि ये मुद्दा हमने कल ही उठाया था, शायद बजट उसके पहले लिखा जा चुका था, लेकिन आज ही मेरे पास सीएमओ से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ के यहाँ से फ़ोन आ गया है। उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट हमसे मांगे, पूरा रिप्रेजेंटेशन जो हमने सीएम साहब को दिया था वो मांगा है और वो मैंने उनको भेज दिया है। तो जल्दी मुझे लगता है कि फायर सेस वाला मुद्दा भी या तो इसकी रेट्स रिजनेबल होंगे या ये खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा आता है तो उसका हम स्वागत करेंगे। इसके अलावा जो एक फ्यूल सरचार्ज का मैटर है, बिजली की दरों का मैटर है। बिजली की दरों में काफ़ी कुछ, जो सूर्योदय योजना अभी लॉन्च की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, मोदी जी ने जो किया है कि 1 करोड़ घरों में जो सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे, उसमें से शायद 5 लाख घरों की घोषणा हमारे राजस्थान में 5,500 घरों में हमारे राजस्थान में भी लगे पहले चरण में। आगे टोटल उनका टारगेट 5 लाख घरों में लगाने का है, पर ये चूंकि लेखानुदान में जो उन्होंने घोषणा की है वो 5,500 घरों की है, तो निश्चित रूप से इससे बिजली की दरों का फर्क आएगा और लोगों की जेब पर भार कम होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये बजट जो उन्होंने कहा था हमारी वित्त मंत्री सुश्री दिया कुमारी जी ने कि सबका विकास, सबका साथ और सबका प्रयास, तो मैं समझता हूँ इसमें जो प्रयास वर्ड है वो एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और ये प्रयास सरकार कर रही है। और हमारे सुझावों को अगर वो अच्छे से लेते हैं, जो इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, उनकी बातों को मानते हैं, तो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से राजस्थान प्रगति करेगा। और जो अभी तक एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद अभी तक सुबह से आप चर्चा कर रहे हैं, किसी ने बताई या नहीं बताई मुझे नहीं पता, कि जो भय मुक्त प्रशासन देने की बात होती है। आज नया इन्वेस्टमेंट कब आएगा आपके पास? जब यहाँ पे भय नहीं होगा व्यापारियों में और उद्योगपतियों में। तो जो 200 करोड़ रुपए इन्होंने पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए लागू किए, जिससे महिलाओं में भय खत्म होगा, दलितों में भय खत्म होगा, अत्याचार कम होंगे और सिक्योरिटी टाइट होगी। अगर ये वातावरण सक्सेस हो जाता है तो आप मान के चलिए जो इन्वेस्टमेंट समिट होगी, या उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वाइब्रेंट गुजरात की तरह जो हम अपना वाइब्रेंट राजस्थान भी करेंगे, तो उसमें इन्वेस्टमेंट की बौछार लग जाएगी। तो भय मुक्त वातावरण के लिए जो प्रयास शुरू हुआ है, इसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। इसी से उद्योग चलेगा, इसी से व्यापार चलेगा और इसी से नागरिक सुरक्षित रहेंगे। तो ये 200 करोड़ का सुरक्षा के लिए यहाँ पर घोषणा की गई है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने भी औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा गार्ड की एक अनाउंसमेंट किया था, एक घोषणा की थी, और लेकिन उस पर ज़्यादा काम नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो घोषणाएं होती हैं लेकिन पूरी नहीं होती। धीरज जी हैं। धीरज जी, आप तो जयपुर के पास में, शायद आप तैयारी कर लीजिए कोई नया प्लॉट लेने की, क्योंकि हाईटेक सिटी बन रही है जयपुर में। तो आप बताइए कि, और बहुत से आज जो बजट है उसमें आईटी से रिलेटेड कई ऐप
सिस्टम इन्होंने लागू करने की कोशिश की है, साथ ही जो फेसलेस स्कीम ये आबकारी में और वाणिज्य कर विभाग में भी की है, लेकिन हाईटेक सिटी की कितनी ज़रूरत है राजस्थान को? आई थिंक अगर हम लोग राजस्थान के एज ए ओवरऑल परव्यू की बात करें तो राजस्थान एक बहुत ही बड़ा आईटी हब क्रिएट किया जा सकता है, और मैं पिछले 1-2 साल से इस बारे में कई बार वोकल रहा हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। बिकॉज अगर हम लोग आईटी हब की बात करें तो बेंगलोर या हैदराबाद या पुणे या नोएडा या गुड़गांव की अगर हम लोग बात करें, वहाँ एक सेचुरेशन आ गया है, एक लाइफस्टाइल में जो चेंज आया है और जो सैलरीज़ का इंक्रीमेंट जिस तरह से हुआ है उस तरह से राजस्थान इज़ ए वेरी अप्रोप्रिएट प्लेस फॉर बिकमिंग आईटी हब। तो अगर राजस्थान में जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे इनकम को बढ़ाया जा सकता है, अगर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अगर राजस्थान में आती हैं एज ए आईटी हब, बिकॉज किसी भी एक आईटी कम्युनिटी के लिए, एक आईटी कंपनी को पनपने के लिए जो एक एनवायरनमेंट चाहिए वो राजस्थान में ऑलरेडी है। क्या वजह है कि जो बेंगलोर और हैदराबाद में आईटी कंपनीज वहाँ ज़्यादा जाती हैं, वहाँ हब के तौर पर डेवलप हो गया, हम क्यों पीछे हैं? आई थिंक कुछ प्लानिंग का पार्ट है, प्लानिंग ही डेफिनेटली मैं इसकी कमी मानूंगा, और शायद आईटी को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया ही नहीं है राजस्थान में। हम लोग बहुत ही सिक स्टेट माने जाते थे, बट आज भी जयपुर की बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज ऐसी हैं जिनका कि नेशनल लेवल पे अपना नेटवर्क है। तो आई थिंक अगर इस पर थोड़ा सा सीरियस काम किया जाए, हालांकि पिछली सरकार में अखिल अरोड़ा जी ने काफ़ी काम किया था। अगर आप लोगों को पता है या नहीं है कि राजस्थान में जो डेटा सेंटर बना है वो हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया डेटा सेंटर है, राइट। यहाँ पे जो स्टार्टअप को जो फैसिलिटी मिल रही है, जिस लेवल की फैसिलिटी मिल रही है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो इस पर अगर एग्रेसिव काम किया जाए तो मैं सलाह देना चाहूँगा बीजेपी सरकार को कि ये 5 साल हमारे पास बहुत ही स्वर्णिम हो सकते हैं जयपुर को, राजस्थान को निखारने के लिए, और ये बहुत पॉसिबिलिटी है। बिकॉज यहाँ का अगर आप जयपुर का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, यहाँ की एयर कनेक्टिविटी देखें, यहाँ का अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ देखें, एजुकेशन फैसिलिटी देखें, तो वो एक आईटी को बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करता है, राइट। मतलब एक ज़मीन पूरी तैयार है, लेकिन एक इनिशिएट करने की ज़रूरत है, एक पहल करने की ज़रूरत है। तो उत्तर भारत में भी राजस्थान आईटी के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। डॉक्टर सुनीता शर्मा हमारे साथ हैं। आज जब वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री अपना बजट भाषण पेश कर रही थी तो विपक्ष के लोग कुछ शोर कर रहे थे वहाँ पर, तो मुख्यमंत्री को बीच में उठना पड़ा और उन्होंने कहा कि आपको महिला वित्त मंत्री से कोई ऐतराज़ है कि इनको आप सम्मान दीजिए सदन में और इनको अपना बजट भाषण पढ़ने दीजिए। तो इसी तरह से यहाँ राजस्थान में जो महिला उद्यमी हैं उनके लिए क्या समस्या है, क्या उनको आगे बढ़ने के लिए सरकार की कैसी मदद होनी चाहिए? क्या कोई रोड मैप ऐसा इस बजट में नज़र आया है आपको? सबसे पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी हमारी महिला वित्त मंत्री दिया कुमारी जी को कि उन्होंने महिलाओं के लिए हेल्थ, एजुकेशन और सुरक्षा से जुड़े बहुत सारे प्रावधानों को इस बजट में इंक्लूड किया है। लेकिन जहाँ तक वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का सवाल आता है, हमारी पिछले कई सालों से एक डिमांड रही है कि, और स्पेशली अब जब हमारी डबल इंजन की सरकार है तो हमारी अपेक्षा सरकार से ये है कि जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है या हेल्थ एजुकेशन रिलीफ से रिलेटेड है, उनको एक सिंगल विंडो क्रिएट किए जाए महिला उद्यमियों के लिए, रूरल हो या अर्बन हो, ताकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जितनी भी स्कीम्स अनाउंसमेंट है कि वो लोवेस्ट लेवल तक पहुंच ही नहीं पाती, अवेयरनेस ही नहीं है, वो चाहे एमएसएमई के माध्यम से हो या सरकारी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हो। तो उन तक पहुंचाने के लिए एक बहुत आसान तरीका, एग्जीक्यूशन का आसान तरीका गवर्नमेंट को लेके आना था। दूसरा ये भी है कि हम लोगों ने अपेक्षा की थी कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कुछ सब्सिडीज़ हैं, कुछ स्कीम्स हैं, उनको अनाउंस किया जाएगा स्टार्टअप्स को लेके, वुमेन एक्सपोर्टर्स को लेके। अनफॉर्चुनेटली इस बजट में अभी तक हमने वो नहीं देखा। महिला सुरक्षा अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है और किसी भी स्टेट में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप तभी सफल हो सकती है जब आप एक सेफ सोशल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अर्जेंट बेसिस पे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन, स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन के लेवल पे हो, जहाँ पे जेंडर इक्वालिटी स्टडीज़ को मैंडेटरी किया जाए, सभी को उसके बारे में एजुकेट किया जाए, और उसी के साथ में जो पुलिस प्रशासन है उसको सशक्त किया जाए और जो लॉज हैं उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए। इन तीनों के बिना अगर हम सोचें कि एक वुमेन एंटरप्रेन्योर, आज आप गुजरात में देखिए, मैं गुजरात से हूँ, वहाँ पे अगर हमें
12 बजे 1 बजे भी काम पे जाना है तो हमारे पेरेंट्स को फ़ोन करके मुझे नहीं पूछना पड़ेगा कि कहाँ हो तुम, है ना। लेकिन राजस्थान में मेरी बेटी अगर 7 बजे तक घर नहीं पहुंची है तो मेरे उसके पास में 7 कॉल जाएंगे कि बेटा कहाँ हो तुम। तो ये जो चाहे वो एक परसेप्शन है और ऑफ कोर्स बहुत सारे केसेस भी हुए हैं, तो इस चीज़ का निदान तुरंत प्रभाव से सरकार को करना चाहिए। ये बीच में ये बड़ा मुद्दा इन्होंने छेड़ा है, क्योंकि ये जो महिला सुरक्षा है कि गुजरात में हम पहले देर रात तक महिलाएं काम कर सकती हैं, लेकिन यहाँ अभी डर लगता है और 7 बजे बाद आने में चिंता होती है महिलाओं के। अपूर्वा जी, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है सरकार के ऊपर और ये बीजेपी ने बड़ा मुद्दा भी चुनावों में बनाया था। तो अब आपको ये डर को, इस भय को दूर करना है। देखिए, बिल्कुल जो पिछले 5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही उसमें जो महिला सुरक्षा रही राजस्थान में वो तो चरम पर थी। डाटा बताते हैं, आप एनसीआरबी के डाटा उठा के देखिए, वो इंगित करते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही वुमेन्स को आगे बढ़ाने, उनको एम्पावर करने, उनको एक सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट देने के लिए प्रतिबद्ध थी, है और सदैव रहेगी। इसीलिए आप देखिए, अभी एक जनाब ने यहाँ पे एक उठाया था मुद्दा कि पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए, पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए भी आज बजट में एलोकेशन किया गया है। इसके साथ ही आप देखिए, आप अगर ब्यूरोक्रेसी की अगर आप लिस्ट उठाएं या पुलिस ऑफिसर्स की लिस्ट उठाएं तो आप देखेंगे कि जो भी निष्ठावान या जिनकी निष्ठा को एकदम चरम पर माना जाता था, उन अधिकारियों को वो पोस्टिंग दी गई है जहां से भ्रष्टाचार और कुशासन के ऊपर जो है वो प्रतिबंध लग सके। तो मुझे लगता है कि ये इस रिफॉर्म के तहत, या मुझे लगता है एक सेफ सोशल एनवायरनमेंट देने की तरफ एक बड़ी पहल है, क्योंकि एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन तो देखिए ब्यूरोक्रेसी को करना है, पुलिस को करना है। और अगर आप उस लिस्ट को उठा के देखेंगे तो कहते हैं ना कि अगर घर का मुखिया ही सुधर जाता है तो घर का बच्चा बच्चा तक सुधर जाता है। तो पहले तो क्या था कि जैसा आज सदन में भी कहा गया कि जब मंत्री ही सदन में खड़े होकर कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है और बलात्कार होना बहुत आम है, तो उस स्टेट के अंदर क्रिमिनल्स का, लोगों का क्या माइंडसेट होगा कि साहब मंत्री हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मगर जहां पर खड़े होकर के वो ये कहते हैं कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए इतने सीसीटीवी लगाए जाएंगे, पुलिस को मॉडर्नाइज किया जाएगा, इतना बजट दिया जाएगा, तो मुझे लगता है ये एक बहुत अनूठी पहल है। और इसी के साथ आप ये आश्वस्त रहिए, ये तो कहते हैं ना, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, 4 महीने बाद देखिएगा, जो भी आपकी भी संदेह हैं वो भी सब दूर हो जाएंगे। तो ये मर्दों का प्रदेश है, कांग्रेस की ओर से ये इस तरह का बयान आया था। इस पर जवाब लेंगे अनुश्री से, लेकिन अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। आपके मुद्दे, आपकी बात, आपका चैनल, आपकी आवाज, आपके हर मुद्दे को सिस्टम तक पहुंचाते हैं हम। देखिए ग्राउंड जीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बजट पर ये सबसे बड़ी चर्चा और राजस्थान के सबसे प्रतिष्ठित पैनल के साथ हमारी जारी है। और यहाँ ब्रेक से पहले एक अपूर्वा जी ने भी सवाल उठाया था और आज
सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने भी ये कटाक्ष किया था विपक्ष पर, और ये महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल। जब मंत्री कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, और इस वजह से ये शायद जो भय था, सुनीता जी ने जो कहा था कि जो डर है महिलाओं के बीच में कि ज़्यादा रात को बाहर नहीं जा सकते, काम करने में दिक्कत आती है, तो इस तरह के अगर जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए व्यक्ति बयान देंगे तो ये भय तो होना ही है। देखिए, इस स्तर पे जो ये बात आप बता रहे हैं, संगठन के स्तर पे कार्रवाई हुई है, लेकिन मैं आपको बात बता देना चाहूँगी कि हमारी कांग्रेस सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सारे काम किए हैं। और रही बात, इन्होंने जो चुनाव में बेसिक मुद्दा उठाया था महिला सुरक्षा को लेकर, और जो ये क्रेडिट ले रहे थे बार बार कि हम महिला वंदन अधिनियम लेकर आए हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे कहीं भी महिलाओं की भागीदारी इसमें नज़र नहीं आ रही है। आज बात होती है कथनी और करनी की, इनका अगर इम्प्लीमेंटेशन देखे, आज हमारी पार्टी की बात ले ले या हमारी सरकार की बात ले ले, महिलाओं की भागीदारी उससे ज़्यादा रही है। इन्होंने तो पार्टी स्तर पे भी इतनी जगह महिलाओं को नहीं दी है। मुझे याद है एक डिबेट में मैं बैठी थी, तब मुझे इन्हीं के किसी प्रवक्ता ने कहा था कि जब प्रधानमंत्री जी आए थे तब मंच से लेके और जो स्टेज तक का काम है वो महिलाओं ने किया था। तब मेरा सवाल ये था कि महिलाएं क्या सिर्फ यही काम करने के लिए है, क्या इलेक्शन में जाने के लिए नहीं है, या महिलाएं कुछ डेवलप नहीं कर सकती? जैसा कि अभी इन्होंने बोला कि जो भय व्याप्त है, तो भय के लिए एक सोच को सुधारने की जरूरत है। जैसा कि जो हमारी संस्कृति है वो शुरू से पुरुष प्रधान समाज की रही है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं सोच को सुधारने की जरूरत आती है। लेकिन बात रही महिला सुरक्षा की, तो महिला सुरक्षा के लिए आज भी घटनाएं हो रही हैं, उस पर इनकी क्या राय रहेगी? या फिर इनका जो ये जो बता रहे हैं कि अभी आप देखिएगा आगे क्या होता है, तो बजट की बात भी ले ले तो वर्क एलोकेशन होता है किसी भी काम को लेके कि आप उसकी पूरी प्लानिंग करके चलते हो कि हम इस तरीके से इस तरीके का काम करेंगे, लेकिन इस तरीके की भी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली है। आज मुझसे पूछे, मैं बता दूंगी, हमारे पार्टी स्तर में इवन पार्टी तक की कमान महिला के हाथ में रही है हमारी, चाहे देश की कमान ले ले। लोकसभा स्पीकर परिवार से नहीं थी, ये गलत बोल रहे हैं। देखिए, दो तीन बातें मैं इन्होंने कही जो बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। पहली, इन्होंने संस्कृति पर कहा कि हमारी संस्कृति पुरुष प्रधान रही है। एक भी देवी बताइए जो घूंघट में दिखती हो, एक भी देवी बताइए जिसके हाथ में शस्त्र नहीं हो। मैंने सोच पे सवाल उठाया। हमारी संस्कृति हमेशा से महिला प्रधान रही, मेट्रार्कल रही, महिलाओं को सर्वस्व जो है ना सबसे शीर्षस्थ नहीं है महिलाओं के लिए। मुझे इतना बता दे क्यों जगह नहीं है? हमने तो मौका दिया है महिलाओं। महिला वित्त मंत्री ने क्यों जगह नहीं है? महिला वित्त मंत्री ने बजट पढ़ाया। आगे देखने की बात होगी ना। आज ये कह रहे हैं कि हम महिला वंदन अधिनियम लेकर आए थे, 33% देंगे, दिया क्यों नहीं? लागू होना एक अलग चीज बात होती है, लेकिन आप उस पर इम्प्लीमेंट तो कीजिए, इम्प्लीमेंट तो कीजिए। चलो ये राजनीति नहीं, इनको ये पता, राजनीतिक जो बयानबाजी है या ये हम चर्चा जारी रहे, लेकिन यहाँ हमारे साथ जो उद्योग और व्यापार क्षेत्र के बड़े प्रतिनिधि हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। मैं अपूर्वा जी, अनुश्री, आप दोनों से मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो चर्चा है हम इसमें थोड़ा गंभीरता से उन विषयों पर बात करें जो बजट की आत्मा होती है, जो राजस्थान के या किसी भी प्रदेश के विकास का यहाँ पर लेखा जोखा रखा जाता है, और जो उसमें उद्योग और व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आनंद गुप्ता जी हैं जो राजस्थान में और जयपुर के सबसे पुराने जो औद्योगिक क्षेत्र है, झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र, उसके अध्यक्ष हैं। आनंद जी, इसमें कई सारी घोषणाएं की गई हैं इस बार बजट में, उसमें कई अनुसंधान की भी घोषणा की है, साथ ही एमनेस्टी स्कीम जो रिको क्षेत्र हैं उनके जो पुरानी विवादित मामले हैं उनकी भी इसमें घोषणा की गई है। तो आपको लगता है कि जो उम्मीद थी उस पर पूरा हुआ ये बजट? इसके लिए मैं हमारे उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री माननीय दिया कुमारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगा कि इन्होंने हमारे एमनेस्टी योजना में बहुत हर तरह की, परिवहन में भी है, रिक्को में भी है, स्टाफ में भी है, जो इंडस्ट्रीज को परेशानी आती है वो स्कीम में देके इनको सरकार को भी इससे आएगा, फ़ायदा होगा और उद्योगों को भी फ़ायदा होगा। दूसरा, एक झोटवाड़ा के लिए जो हमारे यातायात की परेशानी बहुत ज़्यादा थी, उसके लिए जो मेट्रो स्टेशन अम्बाबाड़ी से विद्यानगर और यहाँ से सीतापुरा के लिए किए, ये भी एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इससे कर्मचारी और हमारे जो स्टाफ है वो आने जाने में परेशानी दूर होगी। तीसरा, जो सेंटर वाली बात जो आप कह रहे हैं, उससे भी जयपुर के विकास में और उद्योगों में प्रभाव पड़ेगा। तो ये एक मेट्रो
को लेकर बहुत सारे विवाद रहे हैं, बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं कि इससे पहले जो मानसरोवर से लेकर और बड़ी चौपड़ तक का ये रूट था, शायद इससे ज़्यादा बेहतर होता कि ये VKI से सीतापुरा पहले ही फेज में होता तो शायद ज़्यादा उपयोगी होता। लेकिन अब इसके ऊपर पिछली सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन काम नहीं हुआ। लेकिन शायद नई सरकार इस पर कुछ काम करे तो इससे जयपुर शहर में यातायात की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे इस पैनल में एक और मेहमान जुड़े हैं, राजस्थान ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं चाननमल अग्रवाल, और बहुत ही एक्टिव रहते हैं और इन्होंने भव्य कार्यक्रम किया था 22 जनवरी को ट्रांसपोर्ट नगर में। लेकिन इनकी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी समस्याएं भी हैं जो अब नई सरकार के बाद इनको उम्मीद है कि वो समस्याएं दूर होंगी। लेकिन अब सवाल हम करेंगे सुनील, जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं और अभी इन्होंने 40 यूथ विंग का कार्यभार भी संभाला है। सुनील, आप सुबह से आप नज़र लगाए हुए हैं पूरे बजट के ऊपर, तो यंग एंटरप्रेन्योर्स के हिसाब से क्या देखा जाए राजस्थान में, क्या दिशा, क्योंकि जो निवेशक है और निवेश के लिए वातावरण बनाने की इसमें बात की गई है, लेकिन हकीकत ये है कि निवेशकों के लिए जो प्राथमिक ज़रूरतें होती हैं वो पूरी नहीं होती, इसलिए निवेशक आते हैं, MOU करते हैं, लेकिन धरातल पर वो निवेश नहीं आता। क्या इस बजट से कोई रोड मैप मिलता है? देखिए, इस वाले बजट में तो कुछ है नहीं, लेकिन आने वाला जो बजट है 4 महीने बाद जब वो बजट आएगा, उसमें मेरी सरकार से आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि बहुत अच्छा बजट आएगा। इस बात को लेके मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि 22 साल के बाद फुल टाइम का एक वित्त मंत्री राजस्थान प्रदेश को मिला है। साथ में मेरा ये कहना है कि रिको में जैसे आज एमनेस्टी स्कीम दी है, वित्त मंत्री का ध्यान उधर भी गया है, बिजली के लिए भी गया है, ऊर्जा के लिए भी गया है। तो आने वाले टाइम पे यंग एंटरप्रेन्योर को सस्ती दरों पे ज़मीन मिले, सस्ती दरों पे बिजली मिले, पानी की व्यवस्था हो, टेक्नोक्रेट्स का जो यहाँ पे डिग्री करके बाहर पलायन करते हैं उनको रोके जाने के लिए भी स्टार्टअप की एक स्पेशल पैकेजिंग स्कीम इनको देनी चाहिए बजट में मेरे मन। तो वित्त मंत्री ने यहाँ पर राजस्थान में ये बजट पेश किया है, सुनील कुमार उसका सराहना करते हैं, क्योंकि ये जाहिर सी बात है और एक व्यावहारिक बात है कि मुख्यमंत्री के पास राजनीतिक और प्रशासनिक दूसरे बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन किसी भी विभाग का काम हो, वित्तीय स्वीकृति के लिए वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाता ही है और तब तक फाइल वहाँ से क्लियर नहीं होती, काम नहीं होता। और ये अगर वित्त मंत्री अलग होते हैं और मुख्यमंत्री के अलावा तो ये शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से काम होता है। उत्तर प्रदेश में और कई राज्यों में ऐसा हुआ है, राजस्थान में भी पहले होता था, लेकिन ये वसुंधरा सरकार के आने के बाद में ये परंपरा बदली और उसके बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वित्त मंत्रालय अपने पास रखने लगे, उसके बाद कुछ अड़चनें आई हैं। अब हम चाननमल अग्रवाल जी से ही बात करते हैं, क्योंकि इनके लिए इस बजट में वैसे तो काफ़ी घोषणाएं हुई हैं, एमनेस्टी स्कीम खास तौर से, लेकिन सबसे बड़ी घोषणा नहीं हुई जो आप बताएंगे, और शायद अभी तक ये किसी ने उठाया नहीं वो सवाल, और मुझे पता है कि मेरे सवाल को ये समझ गए, उसका जवाब चाननमल अग्रवाल ही देंगे। आज जो हमारे उप मुख्यमंत्री एंड वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो बजट पेश किया, उसमें हमारी ट्रांसपोर्ट लाइन के लिए जो पुरानी गाड़ियों पर जो टैक्स में छूट दी है वो भी सराहनीय है। एक जो हमारे हर साल इन गाड़ियों की फिटनेस कराने के लिए उसी क्षेत्र में जाना पड़ता था जहाँ से गाड़ी पासिंग होती है, उसके लिए भी इन्होंने छूट दिया कि पूरे राजस्थान में उसको कहीं से भी करा सकते हो, ये भी बहुत सराहनीय कदम है। सबसे निराशा वहाँ हुई है हमारे को जहाँ डीजल पेट्रोल में चुनाव से पहले सारे केंद्र के मंत्री एंड हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा करी थी कि आप लोग राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनाइए, आपको हम 12 रुपये लीटर डीजल पेट्रोल में जो पड़ोसी राज्यों से नुकसान होता है उसका हम आपको पूरा फायदा देंगे और डीजल पेट्रोल के रेट कम करेंगे। आज पूरी राजस्थान की जनता को उम्मीद थी कि डीजल पेट्रोल के अंदर सरकार वेट कम करेगी, लेकिन बहुत ही निराशा हुई इस बजट से कि उन्होंने डीजल नहीं है। देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं जो पेट्रोल डीजल की बात चल रही है उस बारे में निवेदन कर दूं कि पेट्रोल डीजल के दाम तो घटने ही घटने हैं, क्योंकि ये चुनाव भी आ गया अप्रैल में समझ लीजिए, तो निश्चित रूप से कोई ऐसी चीज़ तो चाहिए जो सर्व वर्ग को हित कर सके, तो कुछ तो होना ही होगा। अब दूसरी बात यह है कि अगर उपभोक्ता को
कम दामों में कोई भी चीज़ अगर उपलब्ध करवानी है और कम से कम कृषि जिन्स की बात करें तो निश्चित रूप से आपको पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने ही होंगे। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अभी बात की गई है, देखिए माननीय प्रधान जो वित्त मंत्री जी हमारी केंद्र की आया था कि जितना भी तिलहन है उसकी पैदावार बढ़ाई जाए, और उसमें सोयाबीन की भी बात की और मूंगफली की भी बात की और आपके सरसों की भी बात की। तो मैं यही कहता हूं कि इसमें कुछ ऐसा भी होना चाहिए था कि सरसों की पैदावार को डबल करने के लिए कोई ना कोई बात होनी चाहिए थी जो आसानी से हो सकती है वो सब किसानों को ही कुछ रियायत देने की बात होनी चाहिए थी। आप जो एमएसपी की बात कर रहे हो, मैं ये बराबर कहता आ रहा हूँ कि एमएसपी में देखिए किसान को बार बार कहा जाता है किसान को ये सब्सिडी दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, चाहे बीज पे दीजिए, चाहे आप उसके औजारों पे दीजिए या उसको ब्याज में छूट दीजिए, पर किसान ये कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी जो मैंने पैदावार की है उसकी कीमत दे दो, और जो ये एमएसपी डिक्लेयर करते हैं उस पर उसका सारा सामान खरीद लो जितनी वो पैदा करता है। परंतु कोई भी सरकार है और आज तक जितने हमारी केंद्र सरकार ने भी ये किया है कि कोई 25%, कभी 35%, कभी 65% इसी प्रकार से परचेजेज हुई हैं, और तो किसान ये चाहता है। अब हम ये चाहते हैं कि किसान की जितनी भी परचेजेस की जाएं वो सब मंडियों के मार्फत की जाएं, ताकि आए दिन ये होता है जो नेपट दोबारा से माल बेचती है लिया हुआ कि साहब ये गंदा है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा ये आ गया, आपका क्या चारा वारा ज़्यादा आ गया, कभी ये सड़ गया, कभी ये हो गया। अगर मंडियों के मार्फत ये माल खरीदा जाएगा तो निश्चित रूप से किसान को पैसा अच्छा मिल जाएगा और ये एमएसपी में खरीदा जाएगा और व्यापारी को व्यापार मिलेगा और अच्छी चीज़ गुणवत्तापूर्वक में कोई कमी नहीं आएगी। तो एमएसपी की खरीद मंडियों के माध्यम से रहे तो एक सिस्टम जो मंडियों का चला आ रहा है, मंडियों के माध्यम से बहुत से वहाँ कर्मचारी काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, उनको भी काम मिलेगा। सुरेश जी, मैं आपके पास आता हूँ, और सबसे बड़ी जो एमएसएमई राजस्थान का जो आर्थिक व्यवस्था है, औद्योगिक ढांचा है, उसमें एमएसएमई का सबसे बड़ा हाथ है। बड़ी जो इसको भारी उद्योग कहते हैं वो सीमेंट इंडस्ट्रीज है या कुछ स्टील इंडस्ट्री गिनी चुनी है जिनको आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। हमारी पूरी जो ढांचा है वो एमएसएमई पर निर्भर है। लेकिन बड़ी समस्या है इन दिनों 43B का एक बड़ा मामला है एमएसएमई, क्योंकि ये आयकर विभाग केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है। लेकिन क्या इस तरह से एमएसएमई को और क्या होना चाहिए? बिजली महंगी है राजस्थान में, लैंड कॉस्ट ज़्यादा है, तो एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मेरे हिसाब से एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को सबसे पहले तो लैंड जो है वो पीपीपी मॉडल पे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने चाहिए, या पहले जैसे अपन लॉटरी से देते थे या फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे इंडस्ट्रियल एरिया एक मिनिमम प्राइस पे देते थे, तो लोगों को जैसे या एमपी की तर्ज पे लोगों को लैंड फ्री दी जाए, साथ में सोलर पे सरकार को कम से कम 50% सब्सिडी दी जाए, और जितने भी हमारे ये जो मनरेगा के जो लेबर है उसको इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जाना चाहिए। हम बार बार बात करते हैं कि चाइना का कंपटीशन हम नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? इसका बड़ा रीज़न ये है कि बिजली महंगी है, लेबर महंगी है, साथ में लैंड की कॉस्ट इतनी है कि अगर वो लैंड अगर ब्याज बैंक से पैसा लेके लैंड लेता है तो उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो सरकार को खासकर ये सारी चीज़ों पे ध्यान दे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम चाइना का कंपटीशन नहीं कर सकते या चाइना से आगे नहीं निकल सकते। डेफिनेटली अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो हम चाइना से आगे निकल सकते हैं। हमारे साथ धीरज जी हैं जो टाई राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं, और टाई सबसे ज़्यादा स्टार्टअप के लिए काम करते हैं यहाँ राजस्थान में, पूरी दुनिया में कई सारे। आप बताइए कि स्टार्टअप के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि सीरियस स्टार्टअप को कई जगह अभी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बेंगलोर, हैदराबाद, वहाँ भी बहुत से स्टार्टअप फेल हुए हैं, लोगों को नौकरियों से निकाला गया है। लेकिन राजस्थान में यह अभी भी स्कोप ज़्यादा है और ऐसी स्थिति नहीं है। कई प्रयास किए जा रहे हैं, आप बताइए क्या होना चाहिए? काफ़ी प्रयास है राजस्थान सरकार के, और राजस्थान में जो कुछ एक फोरम है उनका काफ़ी पेट्रोल की वेट की जगह कहीं भी कोई भी नाम नहीं लिया, और सभी ट्रांसपोर्ट लाइन, सभी राजस्थान की जनता इससे निराश हुई है। तो मैं हमारे बीच में यंग एंटरप्रेन्योर अनुराग है, इनके पास जाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं अपूर्वा जी से सवाल का जवाब लूंगा, क्योंकि चुनावों में बड़ा मुद्दा बनाया था कि
केंद्र सरकार के जो अधिकार क्षेत्र में आता है, उन्होंने उत्पाद शुल्क उस पर कम किया था। फिर राज्यों को कहा गया था कि राज्य वैट कम करें पेट्रोल और डीजल पर, अपने प्रदेश में राहत दे जनता को। लेकिन अब इनके पास मौका था और बड़ा मुद्दा था, इनके और अधिकार है तो करना था ये, लेकिन इस बार ये बजट में अभी नहीं किया। बहुत निराशा हुई है लोगों को। अपूर्वा जी, देखिए, निराशा अगर हुई है तो कुछ ही दिनों की होगी, क्योंकि आपको भी पता है संकल्प पत्र समिति में हमने इसको लिखा है कि हमने इस वैट के जो दाम है उसको कम करने के लिए कमेटी की घोषणा कर दी है। कमेटी बन चुकी है, उसकी रिपोर्ट का हम इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर इसको फेस्ड मैनर में और एक बहुत ही प्लान्ड मैनर में नहीं किया गया तो डीजल के साथ में CNG और LPG भी जुड़ा हुआ होता है। CNG का इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता है, तो इसका जो इम्पैक्ट है आपको भी पता है, राजकोष बिल्कुल खाली है। 2 महीने के अंदर हम तत्काल बिना रिपोर्ट के, बिना प्लान्ड वे के हम इसकी घोषणा नहीं कर सकते थे, मगर आप 4 महीने का इंतजार करिए। आप इस तरह के तर्क जब कांग्रेस की ओर से दिए जाते थे तब बीजेपी वाले सुनते नहीं थे और घेरते थे। आप कहेंगे कुछ? देखिए, जहाँ तक मैं कल तक की भी बात बता दूँ तो आम जनता से भी सुनने में यही आ रहा था कि पेट्रोल डीजल के दामों में कुछ रियायत की जैसी बात आ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं है। और बात वही है कि बीजेपी की जो कथनी करनी है इसमें ही फ़र्क है। ये कह रहे हैं कि अभी हमको 2 महीने ही हुए हैं, लेकिन 2 महीने का भी स्तर आप देखेंगे या जनता जो देख रही है वो इतना ज़्यादा स्लो है कि मैं बोलूँ क्या उस पर, वो समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट 5 साल इनको दिए गए, 1 रुपया इनसे कम नहीं हुआ। 2 महीने में कहते हैं हम सब कम कर दें। दूसरी चीज, ये जिस रफ्तार स्लो की बात करती हैं, 5 साल के बाद जब 6 महीने बचे थे चुनाव में तो इनको पॉपुलिस्टिक बजट याद आया, तब इनको महिलाओं को सिलेंडर याद आया, तब इनको जो है स्कीम्स याद आई, तब इनको जो चिरंजीवी के अंदर जो है ना कवरेज को बढ़ाना याद आया। ERCP में तो इनसे आप पूछिए ही मत। 5 साल इन्होंने 13 जिलों को प्यासा मारा, वो तो मारा ही। 13 आज 21 हो गए, इसके लिए प्रशंसा नहीं गाएंगे। 2 महीने के अंदर ERCP धरातल पर आ गई, इसकी प्रशंसा नहीं गाएंगे। 1 महीना पूरा नहीं हुआ था, 450 में। लेकिन पेट्रोल और डीजल पर वेट, लेकिन पेट्रोल डीजल पर वेट कम नहीं हुआ। पेट्रोल और डीजल पे जो कमेटी बनाई है इस सरकार ने, उस कमेटी की अनुशंसा आ चुकी है और बहुत जल्दी ही आपको मैं समझता हूँ 10-15 दिन के अंदर अंदर 7.5% टैक्स का रिड्यूस आपको देखने को मिल जाएगा। ये अनुशंसा ऑलरेडी कमेटी दे चुकी है सरकार को। ये बड़ी अच्छी बात है कि इंडस्ट्रीज को जो कमेटी है उसकी अनुशंसा पर भरोसा है और ये जल्दी हो तो शायद पूरे राजस्थान में जो जनता है उसको एक बड़ी राहत मिलेगी। अनुराग, क्या कहेंगे बजट को लेकर? क्योंकि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट की, अगर औद्योगिक इन्वेस्टमेंट होता है तो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सरकार के ऊपर रोजगार देने का भार कम होता है, निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर ज़्यादा बढ़ते हैं। तो क्या ये रोड मैप कुछ ऐसी ये आपको संकेत मिलते हैं इस बजट से? बिल्कुल, इस बजट से ये संकेत मिलते हैं कि स्पेशली युवाओं के लिए ये बजट अच्छा है। जैसे कि इन्होंने बोला कि हाईटेक सिटी बनाई जाएगी। हाईटेक सिटी से युवाओं के लिए बहुत सारे रोज़गार खुलेंगे और बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो ये बजट इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा दिया गया है। प्लस इन्होंने कहा है कि 70,000 पद युवाओं के लिए नए खोले जाएंगे। मेरे ख्याल से इससे युवाओं के मनोबल को बहुत ही बूस्ट मिलेगा कि वो आगे यहाँ पे देखें। प्लस जो इन्होंने कहा है कि 50 लोगों को ओलंपिक्स के लिए ये लोग पूरा उनको सपोर्ट करेंगे, उनके कोच, हेल्थ, उनकी एजुकेशन। तो ये भी एक बहुत अच्छा और बड़ा नियम है। इससे जो युवा स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं उनको एक बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलेगी। तो ये शायद इसका भी एक असर हो सकता है कि ओलंपियन यहाँ पर खेल मंत्री हैं तो 50 ओलंपियन तैयार किए जाएंगे। उनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर या ज़्यादा जो ज़रूरत की संसाधन है मुहैया कराएंगे। हमारे पड़ोसी राज्य है हरियाणा, वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा खिलाड़ी निकलते हैं, लेकिन राजस्थान में ज़्यादातर जो खेल संघ हैं उनमें राजनीति हावी है। इसकी एक बड़ी समस्या ये भी रहती है। हमारे साथ बाबूलाल जी। बाबूलाल जी, एक MSP की बात की है गेहूँ के लिए कि गेहूँ की MSP पर शायद बोनस देंगे और इसके अलावा, लेकिन आपका मुद्दा एक दूसरा है लंबे समय से कि MSP पे भी खरीद मंडियों के माध्यम से ही किया जाए तो शायद इसका ज़्यादा लाभ होगा। हाँ, सही है। देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं जो पेट्रोल डीजल की बात चल रही है उस बारे में निवेदन कर दूं कि पेट्रोल डीजल के दाम तो घटने ही घटने हैं, क्योंकि ये चुनाव भी आ गया अप्रैल में, समझ लीजिए। तो निश्चित रूप से कोई ऐसी चीज़ तो चाहिए जो
सर्व वर्ग को हित कर सके, तो कुछ तो होना ही होगा। अब दूसरी बात यह है कि अगर उपभोक्ता को कम दामों में कोई भी चीज़ अगर उपलब्ध करवानी है और कम से कम कृषि जिन्स की बात करें तो निश्चित रूप से आपको पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने ही होंगे, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अभी बात की गई है, देखिए माननीय प्रधान जो वित्त मंत्री जी हमारी केंद्र की आया था कि जितना भी तिलहन है उसकी पैदावार बढ़ाई जाए, और उसमें सोयाबीन की भी बात की और मूंगफली की भी बात की और आपके सरसों की भी बात की। तो मैं यही कहता हूं कि इसमें कुछ ऐसा भी होना चाहिए था कि सरसों की पैदावार को डबल करने के लिए कोई ना कोई बात होनी चाहिए थी जो आसानी से हो सकती है, वो सब किसानों को ही कुछ रियायत देने की बात होनी चाहिए थी। आप जो एमएसपी की बात कर रहे हो, मैं ये बराबर कहता आ रहा हूँ कि एमएसपी में देखिए किसान को बार बार कहा जाता है किसान को ये सब्सिडी दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, चाहे बीज पे दीजिए, चाहे आप उसके औजारों पे दीजिए या उसको ब्याज में छूट दीजिए, पर किसान ये कहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी जो मैंने पैदावार की है उसकी कीमत दे दो, और जो ये एमएसपी डिक्लेयर करते हैं उस पर उसका सारा सामान खरीद लो जितनी वो पैदा करता है। परंतु कोई भी सरकार है, और आज तक जितने हमारी केंद्र सरकार ने भी ये किया है कि कोई 25%, कभी 35%, कभी 65% इसी प्रकार से परचेजेज हुई हैं, और तो किसान ये चाहता है। अब हम ये चाहते हैं कि किसान की जितनी भी परचेजेस की जाएं वो सब मंडियों के मार्फत की जाएं, ताकि आए दिन ये होता है जो नेपट दोबारा से माल बेचती है लिया हुआ कि साहब ये गंदा है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा ये आ गया, आपका क्या चारा वारा ज़्यादा आ गया, कभी ये सड़ गया, कभी ये हो गया। अगर मंडियों के मार्फत ये माल खरीदा जाएगा तो निश्चित रूप से किसान को पैसा अच्छा मिल जाएगा और ये एमएसपी में खरीदा जाएगा और व्यापारी को व्यापार मिलेगा और अच्छी चीज़ गुणवत्तापूर्वक में कोई कमी नहीं आएगी। तो एमएसपी की खरीद मंडियों के माध्यम से रहे तो एक सिस्टम जो मंडियों का चला आ रहा है, मंडियों के माध्यम से बहुत से वहाँ कर्मचारी काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, उनको भी काम मिलेगा। सुरेश जी, मैं आपके पास आता हूँ, और सबसे बड़ी जो एमएसएमई राजस्थान का जो आर्थिक व्यवस्था है, औद्योगिक ढांचा है, उसमें एमएसएमई का सबसे बड़ा हाथ है। बड़ी जो इसको भारी उद्योग कहते हैं वो सीमेंट इंडस्ट्रीज है या कुछ स्टील इंडस्ट्री गिनी चुनी है जिनको आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। हमारी पूरी जो ढांचा है वो एमएसएमई पर निर्भर है, लेकिन बड़ी समस्या है इन दिनों 43B का एक बड़ा मामला है एमएसएमई, क्योंकि ये आयकर विभाग केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है। लेकिन क्या इस तरह से एमएसएमई को और क्या होना चाहिए? बिजली महंगी है राजस्थान में, लैंड कॉस्ट ज़्यादा है, तो एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मेरे हिसाब से एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को सबसे पहले तो लैंड जो है वो पीपीपी मॉडल पे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने चाहिए, या पहले जैसे अपन लॉटरी से देते थे या फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे इंडस्ट्रियल एरिया एक मिनिमम प्राइस पे देते थे, तो लोगों को जैसे या एमपी की तर्ज पे लोगों को लैंड फ्री दी जाए, साथ में सोलर पे सरकार को कम से कम 50% सब्सिडी दी जाए, और जितने भी हमारे ये जो मनरेगा के जो लेबर है उसको इंडस्ट्री के साथ जोड़ा जाना चाहिए। हम बार बार बात करते हैं कि चाइना का कंपटीशन हम नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? इसका बड़ा रीज़न ये है कि बिजली महंगी है, लेबर महंगी है, साथ में लैंड की कॉस्ट इतनी है कि अगर वो लैंड अगर ब्याज बैंक से पैसा लेके लैंड लेता है तो उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो सरकार को खासकर ये सारी चीज़ों पे ध्यान दे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम चाइना का कंपटीशन नहीं कर सकते या चाइना से आगे नहीं निकल सकते। डेफिनेटली अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो हम चाइना से आगे निकल सकते हैं। हमारे साथ धीरज जी हैं जो टाई राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं, और टाई सबसे ज़्यादा स्टार्टअप के लिए काम करते हैं यहाँ राजस्थान में, पूरी दुनिया में कई सारे। आप बताइए कि स्टार्टअप के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि सीरियस स्टार्टअप को कई जगह अभी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बेंगलोर, हैदराबाद, वहाँ भी बहुत से स्टार्टअप फेल हुए हैं, लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, लेकिन राजस्थान में यह अभी भी स्कोप ज़्यादा है और ऐसी स्थिति नहीं है। कई प्रयास किए जा रहे हैं, आप बताइए क्या होना चाहिए? काफ़ी प्रयास है राजस्थान सरकार के, और राजस्थान में जो कुछ एक फोरम है उनका काफ़ी योगदान है राजस्थान के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बिल्ड करने में। और वैसे मैं आपको बताऊं, राजस्थान का इकोसिस्टम ऑल अक्रॉस दी कंट्री काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पे जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, यहाँ पे जो डेवलपमेंट और मेंटरिंग का जो एक प्रोसेस है
वो काफ़ी वाइडली और बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया था यहाँ पर। और यहाँ के बहुत सारे स्टार्टअप ने बहुत अच्छा काम किया, जैसे कारदेखो.com जयपुर से ही है, रेजर पे भी फाउंडर्स जयपुर से हैं। ऐसे कई ऐसे स्टार्टअप हैं जिनका बहुत अच्छा नाम और काम हुआ है हिंदुस्तान लेवल पे। और स्टार्टअप की अच्छी फैसिलिटीज़ ना, आई थिंक थोड़ा सा फाइनेंसिंग को लेके और उनके ऊपर काम अगर किया जाए, उनके साथ में काम किया जाए इनिशियल फंडिंग को लेके, तो आई थिंक और बेटर काम हो सकता है। तो ये बहुत ही कारगर एक यहाँ पर चर्चा हुई है बजट के ऊपर, और राजस्थान का सबसे प्रतिष्ठित पैनल हमारे साथ था, सभी विशेषज्ञ थे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये चर्चा अभी हम यही समाप्त करते हैं। और